एजुकेशनल है, यानी कि परिवार नियोजन अगर हम आज समझ रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल है, तभी तो हम समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आता है परिवार नियोजन की विधियां। देखिए, कुछ विधियां स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, ठीक है। तो स्थायी विधियां वह विधियां होती हैं जो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएं, मतलब उस विधि को अपनाने के बाद कभी भी जनरेशन डेवलपमेंट नहीं होता, वो स्थायी विधियां होती हैं। जैसे कि बंधेकरण, नसबंदी, वेसेक्टोमी, नालबंदी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। समझ में आ गई? उसके बाद अगर बात की जाए तो मैं और बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सीरियस ले जाएगा इस चीज को। उसके बाद अगर अस्थायी विधियों की बात की जाए तो आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गई, कॉपर्टी हो गई, सहेली हो गई, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहती हूँ लेकिन इसको सीरियस लेना, कॉन्डम्स हो गया। इन सब का यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो फैमिली प्लानिंग है, यानी अगर एक्सेस हो रहा है तो उसे रोका जा सके। तो ये अस्थायी विधियां होती हैं। अब इन सब विधियों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, कुछ मेथड आपको खुद से समझने होंगे, वो नहीं लिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेथड जो बोर्ड में आते हैं वो आपको लिखाए जाएंगे और समझाए भी जाएंगे। मैंने सारी विधियां एक साथ बता दी हैं आपको कि ये विधियां होती हैं। अब आज इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखो, अब तुमको करना क्या है, सबसे पहले आपको 4th चैप्टर डालना है, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें करनी है। आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? पहले तो आप ये बताइए। यस मैम, यस मैम। कहता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी स्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बेटा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को ये बताया गया। ऐसे देखिए, इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं, तो फैमिली प्लानिंग आपको मतलब पता होनी चाहिए क्या है, कैसे है। देखिए, परिवार नियोजन होता क्या, कह रहे जनसंख्या को सीमित रखने के लिए, जो भी जनसंख्या है बेटा उसको सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से परिवार में संतानोत्पत्ति की दर को कम करना या नियंत्रित किया जाता है, इसी को ही परिवार नियोजन कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा मैंने खुद से बनाई है, कहीं कहीं तुम्हें मिलेगी, लेकिन ये जो मिक्स करके सही ढंग से, ये मेरी खुद की परिभाषा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी जनसंख्या को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रकार से परिवार में संतान उत्पत्ति की दर को कम किया जाए, या तो कम कर दें या तो नियंत्रित कर दें, तो इसे ही परिवार नियोजन कहते हैं। और इस प्रकार परिवार के आकार को सीमित किया जा सकता है, उसकी संख्या को सीमित किया जा सकता है, यानी कि अगर परिवार के आकार या संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, इसी को ही फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। जब आपको परिवार नियोजन के बारे में सब कुछ सुटेबल, मतलब बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है, अब आगे की बात करते हैं। कह रहा है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। तो देखिए क्या क्या होती हैं। देखिए, बंधीकरण या नसबंदी। थोड़ा सा बेटा आज ना मेरी तबीयत ठीक है, इसलिए रुक जा रहे हैं बीच बीच में। कोई बात नहीं मैम। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है हमको, तो आज डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने बोला है कंप्लीट रेस्ट करिए, तो कर रहे हैं। हमने कहा क्लास ले ले। अब देखो, बंधेकरण या नसबंदी। अब देखिए, कह रहा है इस प्रक्रिया में पुरुष के शुक्र वाहिनियों को काट कर शल्य चिकित्सा के द्वारा बांध दिया जाता है। जो उनकी शुक्रवाणी वास इफ्रेंस होती है, उनको काट दिया जाता है। ऐसे मान लो अगर ये हैं तो उनको शल्य चिकित्सा के द्वारा काट करके बांध दिया गया। अब यहाँ से जो स्पर्म बनते वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, स्पर्म बढ़ेंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ नहीं होगा। तो
ये एक स्थायी विधि है, ठीक है, जिसे वेसेक्टोमी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। इसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको काट दो, एक साथ बता रहे हैं ना मेल और फीमेल का, तो बंध्यकरण से याद रखना। ऐसे ही स्त्रियों में फैलोपियन नलिकाओं को काट करके, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके क्या किया जाए? काट दिया जाए और शल्य चिकित्सा के द्वारा इसे भी बांध दिया जाए। अब इसे बांध देंगे तो बेटा जो एग्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे। अब एग्स नहीं रिलीज होंगे तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बात समझ आ गई? इसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो दोनों मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है, ये विधि होती है। मेल में बेटा वेसेक्टोमी या नसबंदी के नाम से जानते हैं, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी या नलबंदी के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि मेल में बंध्यकरण की विधि कौन सी कहलाती है बच्चों? वेसेक्टोमी। फीमेल में नलबंदी या बंध्यकरण की विधि क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के आते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने के और भी विधियां हैं, अलग अलग तरीके से पूछ ले। वेसेक्टोमी किसने पाया था? मेल में। ट्यूबेक्टोमी किसने पाया था? फीमेल में, है। तो अब पूछा जाए कि मेल में वेसेक्टोमी में क्या होता है, तो शुक्रवाहिका को काट कर शल्य चिकित्सा के द्वारा बांध दिया जाता है। फिर पूछा फीमेल में ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे कि मेल में स्पर्म रिलीज नहीं होता है और फीमेल में एग रिलीज नहीं होगा। तो इसी विधि को, क्योंकि दोनों जब रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तब जनरेशन बनेगी, एक शिशु का निर्माण होगा। जब रिलीज ही नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है कि गर्भ निरोधक गोलियां। बच्चों मेरे बहुत ध्यान से समझना। कहता है गर्भ निरोधक गोलियां, ये एक ऐसी हार्मोन की गोलियां होती हैं जो युग्मक जनन तथा गर्भ धारण में हस्तक्षेप करती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक, जैसे कि सहेली पिल्स हो गई, माला डी हो गई, ये सब होती हैं। तो एक ऐसी हार्मोन की गोलियां होती है जो युग्मक जनन, यानी युग्म, जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में रिप्रोडक्शन हो, क्या हो, आपस में जनन हो, तो रिप्रोडक्शन हो, तो इसमें गर्भ धारण, भाई जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा तो गर्भ धारण होगा, तभी तो फीटस बनेगा, मतलब गर्भ का निर्माण होगा, तभी तो शिशु बनेगा। तो गर्भ धारण में हस्तक्षेप करती, मतलब होने नहीं देती गर्भ धारण को। ये गोलियां संतान उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न करती। ये भाषा, ये सारी भाषा हमने खुद से लिखवाई है। किताब में बेटा बहुत कठिन कठिन भाषा लिखी होती है, पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है, क्या कहना चाहते, कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए बहुत ध्यान समझना। कह रहा कि गोलियां संतान उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी संतान को विकसित होने के लिए अवरोध, यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। इन्हें गर्भ निरोधक गोलियां भी कहती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है सहेली पिल्स और माला डी। मेरे प्यारे बच्चों, सहेली पिल्स और माला डी किसके उदाहरण है? गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां के उदाहरण है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। बेटा रुक जाओ थोड़ी देर। मैम जी आराम कर लीजिए मैम। नहीं, आराम वाली बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, आराम तो कर ही रहे। 1 घंटे में क्या हो जाएगा, थोड़ा लगा ले रहे, फिर पढ़ा लेंगे, समझे। यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, बेटा देखो एक चीज हमेशा याद रखना। थैंक यू, आप लोगों ने कहा, हमको बहुत अच्छा लगा। काम चाहे 100 रुपए का करो, ठीक है, पढ़ाना मतलब एक तरीके का ये डिवोशन भी है, कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है, जॉब भी है। चाहे 100 रुपए का करो, चाहे तुम 1000 रुपए का करो, पूरी शिद्दत से करना चाहिए। हमें पता है कि हमें आज है बॉडी में, लेकिन हम जानते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, तो हम पढ़ा रहे हैं। ना पढ़ा पाते तो मना कर देते। तो पूरी शिद्दत, मतलब जितनी शिद्दत दे सकते हो उतनी शिद्दत से काम करना चाहिए, हमेशा याद रखना। अब कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां, भाई ऐसी गोलियां जो एक हार्मोनल गोलियां हो, ठीक है, हार्मोनल, जैसे सहेली पिल्स, माला डी, ये सब हो।
जो युग्मक संलयन यानी कि जनन के समय गर्भ धारण में अवरोध उत्पन्न करें और संतान उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न करें, तो ऐसी गोलियां गर्भ निरोधक गोलियां कहलाती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपने भी 2 विधि पढ़ी, 2 और पढ़नी है आपको। ठीक, अब नेक्स्ट जो विधि है उसे बोलते हैं अंतःगर्भाशय यंत्र यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो देखिए इसको ध्यान से। देखिए आईयूडी को बोलते हैं हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको बोलते कहता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इस विधि में प्लास्टिक या तांबे की युक्ति को गर्भाशय में रोपण कर दिया जाता है। देखिए कितनी सरल भाषा में बता रहे हैं कि इस विधि में प्लास्टिक या तांबे की युक्ति को गर्भाशय में रोपण यानी कि अंदर कर दिया जाता है, यानी कि लगा दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इससे भ्रूण का बेटा निर्माण नहीं हो पाएगा और संतान की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। संतान की उत्पत्ति जैसे कॉपर्टी, आईयूडी, कल को पूछा जाए आईयूडी का बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है बेटा? कॉपर्टी। आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस अंतरागर्भाशय यंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और इसे हमें याद रखना है। ये वाली बात समझ में आ गई, कॉपर्टी वाली? यस मैम। चलिए आगे आइए, कहता क्या है अब इसको समझिए। कहता है बाधा विधियां, यह विधियां शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचने से रोकती हैं। ये विधियां क्या करती है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म अगर रिलीज हो रहा है, ये अन्य प्रकार की विधि जो गर्भाशय में पहुंचने से रोकती है। इसके लिए ग्रीवा टोपी या सर्विकल कैप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या कहता है? सर्विकल कैप का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारी सारी क्या हो गई? विधियां हो गई। अब ये यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कौन कौन सी विधियां मतलब यूज की जाती है। मतलब एक बार फिर से देखो, बाधा विधियां समझ में कह रहे, ये विधियां शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचने से रोकती। इसके लिए ग्रीवा टोपी सर्विकल कैप का यूज किया जाता है। मतलब उस स्थान पर एक कैप सी लगा दी जाती है, तो अब वहां पे मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आईयूडी, कॉपर्टी, आईयूडी, हिस्टामिन, अब ये सब आईयूडी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आईयूडी में क्या क्या आता है? आईयूडी में CUT आएगा। अरे ये पगली ने कॉपर्टी ऐसे लिखा हुआ है, ये कॉपर्टी है। ठीक है, और बहुत गलत लिखा है, ये हेसिमेन है। ठीक है, ये भी आईयूडी में आता है, 2 बार आईयूडी लिखा है, बस इसके 2 एग्जाम्पल है, कॉपर्टी, हेसिमेन। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, महिलाओं में होती है। वेसेक्टोमी मेल्स में होता है, पुरुष में होता है। बैरियर मेथड में सर्विकल कैप, ग्रीवा टोपी होती है। ये गलत लिखा है इसमें, ईसामीन होता है। ठीक है, ये गलत लिखा है, ये याद रखना। ठीक, आईयूडी में कॉपर्टी, ईसामीन आता है। ट्यूबेक्टोमी मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, वेसेक्टोमी मेल्स में होता है। बैरियर मेथड जो होता है सर्विकल कैप, ग्रीवा टोपी, बाधा विधियां हैं। तो इस बात को याद रखना। ठीक, अब ये तो मेथड हो गए परिवार नियोजन के। चले गए थे छोड़ करके हमको। अरे मैम पता नहीं आवाज एकदम से आनी बंद हो गई है, आवाज आनी बंद हो गई थी एकदम। अब आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये समझा कि परिवार नियोजन में आपने 4 विधियां पढ़ी है, बैक टू बैक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पहली विधि स्थायी विधि ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। दूसरी विधि गर्भनिरोधक गोलियां, सहेली पिल्स, मालाडी। तीसरी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉपर्टी, ईसामाइन। ठीक है, चौथी विधियां सर्विकल कैप, ग्रीवा टोपी। 4 विधियां आपने लगातार पढ़ी है, 4 ही विधियां पूछी जाती हैं बुक में। ठीक है, तो कृपया करके इसे थोड़ा सा मतलब रिवीजन करिए, अभी पूछ रहे हैं आपसे।
यस। एक मिनट। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, जरा मैं आ रही हूँ। यस मैम, यस। ओके, तब तक ही पढ़ो। मैम जी कर लिया है। कर लिया रिवीजन? यस। ठीक है, अच्छा किया आपने रिवीजन कर लिया। तो कौन सुनाएगा पहले? मैम पूछे? जी हम सुना दें? हाँ सुनाओ। परिवार नियोजन की विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिशु की संख्या को कम या नियंत्रित किया जाता है। इसे ही परिवार नियोजन की विधि कहते हैं। इसे परिवार नियोजन कहते हैं और इसकी विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले आती है बध्यावर्ण। इसमें मेल से शुक्राणुओं को काटकर अलग शुक्राणु वाहिनी को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। और मादा में फैलोपियन नलिका को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। शल्य चिकित्सा के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, शल्य चिकित्सा। हाँ, इस आगे। इसके बाद है गर्भ निरोधक गोलियां। यह एक ऐसी गोलियां होती है जो कि शिशु के उत्पन्न होने में अवरोध उत्पन्न करती है या फिर शिशु को होने से रोकती है। इसे गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माला डी और सहेली पिल्स। ऐसे ही था ना कुछ? सहेली पिल्स। मालाडी सहेली पिल्स, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। आप बताएंगे हाँ, इंट्रायूटेराइन के बारे में? हाँ, इसके बाद है अंतःगर्भाशय यंत्र। इसमें गर्भाशय में प्लास्टिक या कॉपर की कुछ वस्तु रख दी जाती है, जिससे शिशु उत्पन्न नहीं हो पाता। इसे ही अंतःगर्भाशय यंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर।
कॉपर टी। कॉपर हाँ, टी, ये कॉपर टी कॉपर नाम टी। है पूरा। यस चलिए, मैम। और बाधा। लास्ट वाला है बाधा, बाधा विधि। हाँ, हाँ, यह एक ऐसी विधि है जो शुक्राणु को उपस्थित होने से रोकती है। इसे ग्राफियन टोपी भी कहते हैं। सही है ऐसे ही। क्या चीज बोला, ग्रीवा? नहीं नहीं, कुछ और बोला तुमने। एग्जाम्पल क्या मैम जी, बोला आपने? ग्रीफा टोपी। हाँ, ग्रीवा टोपी, सर्विकल कैप, ठीक है। स्नेहा बेटा, आप भी स्टार्ट हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए तथा जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए संतानों की वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग हाँ मैम। हाँ, अब आई, थोड़ा तुम थोड़ा पास से आओ। हाँ, हम आगे। हाँ, जनसंख्या को जनसंख्या को सीमित रखने के लिए क्या होगा? आप ऐसे से कर रही हो। अरे नहीं बेटा, मेरी गर्दन प्रॉब्लम है, मूवमेंट के लिए बोला है डॉक्टर ने कि ऐसे करते रहो। तुम अच्छा, सुनाओ इसका। गलत ना। जनसंख्या के जनसंख्या सीमित रखने के लिए तथा अपनी संतानों परिवार नियोजन को की जानकारी को जनसंख्या जनसंख्या परिवार हाँ परिवार जनसंख्या को जानकारी देने के लिए परिवार नियोजन कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विधियां होती है, जैसे बद्यावरण। इस विधि में नर के शुक्राणुओं को शल्य चिकित्सा द्वारा काट कर रख देते हैं, जिससे इसे इसे अ, इसे वेसेक्टोमी कहते हैं। और स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को काट कर शल्य चिकित्सा द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसे वेसेक्टोमी कहते हैं। सॉरी, वैक्यूटोमी कहते हैं। ट्यूबैक्टोमी। वैसे ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। हाँ, टॉमी नहीं, वैसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। टॉमी कुत्ता नहीं, वैसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। हाँ, गुड। सही है। उसके बाद दूसरा नंबर है गर्भ निरोधक गोलियां। ये एक ऐसा हार्मोन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय में हस्तक्षेप करती है तथा शिशुओं को उत्पन्न होने से अवरोध उत्पन्न करती है। इसे गर्भनिरोधक गोलियां भी कहते हैं, जैसे मालाडी और सैली पिल्स। सैली पिल्स हाँ, के ठीक है। बाद अंदर इंटर डिवाइस। हाँ, अंतः गर्भाशय। अंतः गर्भाशय यंत्र। इसमें गर्भाशय में प्लास्टिक या कॉपर की एक वस्तु रख देते हैं, जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती। इसे अंतरटोपी यंत्र भी कहते हैं। उदाहरण है कॉपर टी। उसके बाद है बाधा 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 विधि। इसमें शुक्राणुओं को विकसित होने में को रोकती है। इससे और इसे ग्रीफा टॉपी कहते हैं। ग्रीफा ट्रॉफी कहते हैं। और हाँ, मेल टोपी कर। मेल में मैम होता है हाँ, मेल में नहीं, वेसेक्टोमी। मेल में वेसेक्टोमी होता है और फीमेल में हाँ, ट्यूबेक्टोमी। आईयूडी में बताइए। मैम कॉपर टी और निसामीन। हाँ, ई साइड। और बैरियर मेथड बताइए। मैम यही ग्राफियन टॉपी, ग्रीफा टॉपी सभी। वेरी गुड। देखिए, हम बस मेरी यही कोशिश है बेटा कि भाई अगर मतलब हम मेरे पढ़ाने से बच्चों को तुरंत याद हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। तुमने नाम सुना होगा ओझा सर का, खान सर का, ठीक है ना? नाम ऐसे सुने कि नहीं सुने? चलो आज हम उनके बारे में थोड़ा, हालांकि तुमने सुना बहुत होगा लेकिन फिर भी हम बताते हैं। बेटा वो लोग बहुत ही महान लोग हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी रहा है ख्वाब,
है ना, और हम कई साल से लगे हुए हैं, 7-8 साल हो रहे हैं हमको लगे हुए, मतलब पढ़ाते हुए हो रहे हैं 7-8 साल। तो मैं आपको बताऊं कि जो खान सर हैं, ओझा सर हैं, या मैं और भी ऐसे जैसे अलग पांडे सर हैं, है ना, और भी ऐसे टीचर होंगे जिनको नहीं भी जानते होंगे, उन्होंने उन्होंने जो ये भीड़ है ना, इससे हट करके अपने मन और अंतरात्मा की सुनी। उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं पसंद थी, जस्ट लाइक मी, मुझे भी नहीं पसंद है, ठीक है। वो अपने मन की करना चाहते थे। खान सर ने तो 100-100 रुपए में पढ़ाया बच्चों को, है ना। तो उनके लिए पैसा मायने रखता था, मेरे लिए भी पैसा मायने नहीं रखता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप इतनी अच्छी पढ़ने में होने के बावजूद गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करना चाहती, आप नहीं निकाल सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, जो भी है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मतलब जो सोचता है ये उनकी प्रॉब्लम है, हमने जो सोचा है हमें करना है। लाइफ एक बार मिली है ना बेटा, और लाइफ अगर एक बार मिली है तो हमने जो ख्वाब देखा है, अगर हम उसको 10% भी अगर वहां तक ले गए, क्योंकि हमने जो देखा है, जब हम देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो नजारा कुछ और ही होता है तो अगर 10% भी वहां पहुंच गए तो ना जाने कितने लोग भारत में जान जाएंगे। और रही पैसे की बात, मैं आपको पहले भी बता दूं कि पैसा तो मैं कमा चुकी हूँ, मैं कमाना था, अभी भी कमा ही रहे हैं। ठीक, हमने कमाना जब से स्टार्ट किया था ना, जब तुम लोग आज 12th क्लास से हो ना, 12th क्लास में हो, तब से हम कमा ही रहे हैं पैसा। 12th क्लास में मेरा पहला बैच था 10th क्लास का। सोचो 12th क्लास के बच्चे को ठीक से अभी वो ना लिख भी नहीं पाते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, और 12th क्लास में कितनी घबराहट रहती है। उस समय हमने 12th क्लास में सबसे पहले 10th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो बहुत पुराना अनुभव है। और सिर्फ शिक्षा को व्यापार न समझ करके हम शिक्षा ही समझते हैं बेटा, नहीं तो कमाने को हम समझो बेटा, कमाते थे 20-22 हजार रुपए पर मंथ, और कमा सकते थे अगर अपने आप पे हम होते, अगर हम शिक्षा को व्यापार समझते तो हम बहुत कमा लेते थे। मेरे मात्र एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने से, ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता था, तभी तो मेरा नाम हुआ। ना जाने कितने आरएस इंटर कॉलेज के बच्चे कितने आते थे, हमें इससे मतलब नहीं है, ना जाने कितने स्कूल के बच्चे हमसे पढ़ने आते थे। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके स्टूडेंट कम होते थे, तुम्हें पता है, तब भी मेरे पास 20-22 बच्चे पढ़ने आते थे, बीएससी के, एमएससी के, 10th के, 12th के, नीट के, और बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के होते हैं। पता है एक बच्चे को हम तुमको बता रहे, सिर्फ एक बता रहे कि एक बच्चा मुझसे पढ़ने आता था, और वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का बच्चा था, और उसको मुझे 1.5 घंटे पढ़ाना होता था। पता है मुझसे कितनी फीस लेते थे? 6,500 रुपए एक बच्चे से, समझे? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कर रहे हो अपने मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार करो। ठीक, हमने तुमको एक दिन एक स्टोरी बताई थी कि हमने कहा था देखना था सीक्रेट ऑफ लाइफ, तुमने नहीं देखी होगी। मैम जी अब कल संडे है, कल देखेंगे। कल संडे आप लोग देखिएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है बेटा कि लोग कहते रहेंगे तुम्हें जो करना है वो करो। और बेटा देखो एक चीज बताना, लाइफ में जब बुढ़े हो जाओगे कोई रिग्रेशन ना रहे कि काश यार ये कर लेते तो अच्छा रहता। हमें खुशी है कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और हमें ये खुशी, हमने अपनी मेहनत से बेटा बहुत पैसा कमाया और बहुत खाया पिया भी, हम कई जगह धाम भी गए, दर्शन भी किए, फैमिली को भी कर पाया, और ना जाने कितनी चीजें मैंने खरीदी अपने पैसे से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं हमने, और आज भी करेंगे। हो सकता हो
भगवान कहाँ से कहाँ ले जाए। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। हम यहाँ अपनी नहीं, यहाँ सबकी बात करें, नीयत साफ रखो। हमें ये लगता है कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा एक हो चाहे दो हो, शिद्दत से पढ़ रहा है और कल को वो ले आए 96, अगर वो ले आया, सपोज एक ऐसी बिटिया, एक बच्चा था उसके आए 94, एक बिटिया थी 90 आए, जिंदगी भर वो बच्चे याद रखते हैं। ऐसे में कल को हमें कोई दिक्कत हो जाए, याद रखेंगे कि हाँ ये थी। एक बार एक बिटिया थी, हम तुमको बताते, कर्म योगी इंटर कॉलेज की वो लड़की थी, नाम मैं उसका नहीं लूंगी, ठीक है। तो वो, उसको बायोलॉजी नहीं आती थी, मेरे पास स्पेशल पढ़ने आई थी। उसने सुना था कि भाई हम अच्छा कर लेते हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो मेरे पास पढ़ने आई थी। और फीस बहुत नाम मात्र की थी उस समय, 200 रुपए फीस थी, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं थी, ठीक है। वो आज भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तुमको पता है, हम उसको गाड़ी से, मतलब अपनी गाड़ी से जाते थे पढ़ाने। उस समय थोड़ा सा हमें दिक्कत थी, तो मैं गाड़ी से ही जाती थी। मतलब जितने की मेरी फीस है, जिससे कई गुना ज्यादा मैंने पेट्रोल खर्च करके उसको पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो बच्ची पढ़ने में अच्छी थी। पता है हम आप लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं? कभी रीजन पूछा हमसे? हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, क्यों पढ़ाए? तो साथ में रुक के एंजॉय करें। भी नई नई शादी हुई है, बढ़िया आराम से देखें। पता है क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोग वाकई में पढ़ना चाहते हो। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कैसे ना पढ़ाए बताओ? एक हो चाहे वो, हमें इससे क्या मतलब? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो मैंने उसको बेटा पढ़ाया। उसके उस साल आए 94 नंबर बायो में। पता है जिस दिन रिजल्ट आया, वो 1 किलो बेसन के लड्डू, मुझे याद है, 1 किलो बेसन के लड्डू, एक कुर्ती, मतलब वो उसको, मतलब जो भी लगा, आई डोंट नो, वो मेरे लिए लेके आई थी। और उसने हमसे कहा कि मैम प्लीज आप ले लीजिए। हमने कहा बेटा हम तुम्हारा लड्डू ले ले रहे हैं, हमको ये मत दो, हमें मतलब नहीं जरूरत है मेरे पास। क्या नहीं मैम, हम मालूम है आपके पास है, आपके बहुत बहुत सारे होंगे, लेकिन ये मेरा एक शिष्य की तरफ से गुरु को गिफ्ट है, आप इसे लीजिए। हमने उससे बहुत, उसने जबरदस्ती की, तब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ले लिया और पहना भी। तो मेरा ये कहने का मतलब, ऐसी बॉन्डिंग चाहते हैं। बहुत से बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया बेटा, ऐसा नहीं कि सबसे पैसा लेते थे। बहुत से बच्चों ने, हम तुमको बता दें, आप ही के कॉलेज के बहुत से बच्चे, नाम किसी का नहीं लेंगे, उन्होंने ना कोविड-19 में 7-8 महीने फीस हमको नहीं दी, पढ़ाया उनको। उनकी फीस अभी तक, शादी से मेरी 2-3-4 महीने पहले तक सब क्लियर हुई, सबको मैंने पढ़ाया। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जब हम वहां पे थे या कहीं पे भी रहे भाई, पैसे की वजह से किसी का नहीं रुकना चाहिए, ठीक? ये जाके बता देना जिसको भी लगे। पैसे की, हाँ लेते हैं, जितना जरूरत पड़ता है लेते हैं अपनी मेहनत करता, लेकिन पैसे की वजह से नहीं रुकना चाहिए। किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से, उसके पास किताब नहीं, जब तक कि हम थे वहां पे, कोई बच्चा मांगे हम खरीद तो उसको दे दे किताब। ऐसे मैंने मदद की है लोग बच्चों की, हमें अच्छा लगता है। हमने मिनी लाइब्रेरी योजना करके बनाया हुआ था, उसमें बच्चे हमको कई सारी किताबें दे जाते थे। मेरे खुद का इतना सारा कंटेंट मेरे पास था, बहुत सारे दे भी जाते थे, लोगों की मदद करते थे, करते भी हैं, आज भी करते हैं। अगर हमसे मन पड़ता है तो हम किसी से कहते हैं मदद करिए, ना, मदद करिए। और जो आपको करना है वो करिए, जो भी बनना है उसमें रुकावट नहीं है। प्रेशर मत लीजिए लाइफ में, जो बनना है देखो, जो करोगे अच्छा करोगे, अपने मन का करोगे तो अगले आने वाले पता नहीं तुम क्या बन जाओ। क्योंकि प्रेशर में करोगे तो कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने मन का करोगे, मतलब जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहते हो, तो पता नहीं आने वाले भविष्य में तुम क्या बन जाओ, किसी ने क्या देखा है। अब इसी बात पे बताओ, आज का क्या बनना चाहती हूँ? मैम हम IAS ऑफिसर। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप क्या बनना चाहती हैं? मैम मेरा भी यही है, पहले अपने खुद को डिपेंड बनाना, इसके बाद हम अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी पढ़ाई? IAS वाली? यस मैं UPSC के लिए UPSC की तैयारी करोगे? चलिए, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरा यही कहने का मतलब है
ऐसे ही ओझा सर भी है, खान सर भी है, अलग पांडे सर भी है, कितने बड़े बड़े लोग हैं। छोटे स्तर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, जैसे आज हम तुम्हारे सामने भटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत शिद्दत से। हमने जब भी पढ़ाया बेटा शिद्दत से पढ़ा। हम साल में पूरे दिन, हम पूरे मतलब क्लास में हर चीज नहीं बताएंगे कि हम बताएंगे बेटा हमने ये किया वो किया, हम कभी कहते ही नहीं अपने बारे में। वो तो आज मेरा मन किया तो हम बता रहे, नहीं तो हम पूरा टाइम, हमारे लिए 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, सोच लो। और कल इतना व्याकुल इसलिए हो रहे थे, कल लेट हो रहे थे ना तुम लोग, इसीलिए कि मेरे लिए तो एक 60 मिनट, 1 मिनट 60 मिनट के बराबर, 60 सेकंड के बराबर है, तो एक एक चीज वैल्यू है, और उसी के आधार पे हम अपना कोर्स पूरा करवा भी देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्दन में काफी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखा के भी लाए हैं, इसलिए मैंने समझाया कि आपको जो बनना है मन से बनिए और खूब मेहनत करिए, भगवान खूब आगे ले जाएगा, ठीक है। जो लोग दूसरे का है ना, जो लोग दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, अच्छा सोचते हैं, भगवान उनके साथ अंत में कभी भी बुरा नहीं करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी किसी भी दशा में किसी बुरा मत करना, कभी भी मत करना। तुम्हारे साथ लाख बुरा करे, तुम अच्छा ही करना। पता है बेटा, ये जो हम अच्छाई करते हैं, कभी हम मुसीबत में होते हैं ना, यही सब अच्छाइयाँ मिल करके हमारी मदद बनती है। इसलिए हमेशा अच्छाई पे ध्यान देना, अच्छाई जरूर करना। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है हमें जीवन में अच्छा बनाती है, ठीक है। कुछ नहीं तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। जब तुम अपने आप को देखो तो तुम्हें संतोष हो कि कोई तारीफ करे या ना करे, कोई तुमसे कुछ कहे या ना कहे, तुम्हें अपने आप पे फक्र होना चाहिए और ये महसूस होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सही है, जो हम करेंगे सही होगा, और ये एहसास होना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे मन से ये आवाज आने लगी, उस दिन तुम सही बिल्कुल डायरेक्शन में हो। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी पटरी पे चल रही है, ऐसा कुछ। तो गाड़ी अभी पटरी पे चल रही, अंतर आत्मा की सुनिए। अंदर आवाज आती ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना, हाँ, इसकी आप सुनिए खूब मन लगा करके। खूब तुम्हारा रिजल्ट कैसा है देखो, रिजल्ट तो बहुत बात की बात नहीं, पहले सबसे पहले समय, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, दिन, सब पहले घंटे, फिर दिन, फिर महीने, जब तुम इतना व्यतीत कर लोगे तब तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट, अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अरे एक कागज का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य क्या निर्धारित करेगा बताइए। जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए तो तुम कहो कि मेरी मेहनत थी, और तुम्हारा रिजल्ट मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा ना आए तो कह देना अपने आप से, अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कागज का एक लिखा हुआ टुकड़ा मेरा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। आई एम ओन राइटर ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपने भविष्य का, अपने जीवन का खुद से निर्माता व लेखक हूँ। मैं खुद से लिखूंगी अपनी कहानी। थोड़ा कुछ चीजों के लिए बन जाओ जिद्दी। कैसा जिद्दी? आप तुम मेरे से सुनो, कैसा जिद्दी? जिद्दी इसका कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, हम चाहे कुछ भी करें हम अच्छा करेंगे, ये जिद्दी पर। हमें अच्छी चीजें इमेजिनेशन करनी है, भले हम सड़क पे हो, अच्छी चीजें इमेजिनेशन करनी है, अच्छी चीजें सोचो। अगर हमें कुछ करना है तो हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, भले चाहे कुछ भी हो। अच्छा सोचना, जब हर चीज अच्छी पॉजिटिव सोचोगे आपके सामने पॉजिटिव चीजें आएंगी। छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं, छोटी छोटी चीजों को इस तरीके से सॉल्व करना
दोस्ती करनी है और बड़ी बड़ी चीजों को इस तरीके से सॉल्व करना कि इनसे हमें कुछ सीखना है। लाइफ में छोटी चीजें भी तुम्हें बहुत परेशान करेंगी, बड़ी चीजें भी बहुत परेशान करेंगी। छोटी वाली चीजों से हम तुम्हें दोस्ती करनी है, उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे कि मतलब ये बहुत जरूरी है, जैसे कि मेरी इससे दोस्ती टूट ही जाएगी, ऐसे छोटी चीजों को, छोटी कठिनाइयों को। और बड़ी कठिनाइयों को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है कि इनसे हमें कुछ सीखना है कि अगर ये नहीं सॉल्व हो पाएंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, हमें सॉल्व ही करना है, कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन जब नहीं होता है ना, तभी तो सोल्यूशन मिलता है। जब तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, कभी मेरी बातों को ध्यान से समझना, तो तुम्हें आज मेरी बातें सुनना और तुम समझना, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है लाइफ में, कोई विकल्प नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सबकी लाइफ में आती है। तो तुम सोचते हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं, हम क्या करें? तभी विकल्प के सारे रास्ते खुलते हैं। एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, 4 तरीके के रास्ते तुम्हारे दिमाग में आते हैं। जब तुम अंधेरे में होते हो तब तुम्हारे पास प्रकाश आता है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनकी एक सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएट्री है, उसमें बताया गया था कि यदि नेचर तुम्हें, क्योंकि हम नेचर को बहुत मानते हैं, सिर्फ नेचर संबंधित हम लोग कहानियां भी सुनाते हैं, है ना, तो हम नेचर संबंधित एक चीज और बताते हैं। अब देखो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, सोचो समझो। वो कहते हैं यदि नेचर तुम्हें 1000 संकट दे और दुश्मन तुम्हें अधिक बार वार करे, बहुत बार तुमको मतलब वार करे, तुम्हें मतलब गुस्सा दिलाएं, तुम्हें कष्ट दें, और तुम्हारा प्रिय मित्र तुम्हें छोड़ के चला गया हो, तुम्हारी प्रेमिका, अब मान लो जैसे इसको छोड़ ही दो, छोड़ दो, ठीक है, तो तुम्हारे जो जितने बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हें कुछ अपने जीवन में समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें डिजीनेस जैसी लग रही है, ये हमें वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिजीनेस जैसी, मतलब कि बेहोशी जैसी लग रही है, अंधकार जैसा लग रहा है, और कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है यानी विकल्प नहीं है अभी तुम्हारे पास। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तुम्हें अंधकार नजर आ रहा, तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा, तुम सोच रहे हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं? तो तुम सिर्फ एक काम करो। क्या करो? सुनो विवेकानंद जी ने क्या कहा, ना तुम दाएं देखो, ना तुम दाएं देखो, ना बाएं देखो, तो फिर कहाँ देखो? ना तुम दाएं देखो ना बाएं देखो, सीधे लक्ष्य की ओर देखो। कहाँ देखोगे? लक्ष्य की ओर। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? जैसे मेरा लक्ष्य है कि मुझे कई सारे बच्चों को शिक्षित करना है और हम लाखों की संख्या में शिक्षित करेंगे। हम रहेंगे, अपना खुद की संस्था खोलेंगे, खुद का करेंगे, मेरा एम है और हम करेंगे। तो ना हम दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, सीधे लक्ष्य की ओर। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम्हें 96% लाने हैं, ना मुझे दाएं देखना है ना बाएं देखना, सीधे लक्ष्य की ओर, बट टू द गोल। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम्हारा निशाना होना चाहिए, ये बताया था मैंने। अब दूसरे का भी सुनो, ये मेरी फेवरेट पोएम्स है, तो तुमको बता रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब दूसरी पोएम है रुडयार्ड किपलिंग की, वो कहते हैं कि अगर या यदि तुम, हम तुमको इंग्लिश से बोल देते हैं, कहना इफ यू कैन टॉक विद द क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू। रुडयार्ड किपलिंग जी कवि कहते हैं कि यदि तुम भीड़ में चल सकते हो और अपने गुणों को दिखा सकते हो, इफ यू कैन वॉक विद द किंग और नॉट लूज द कॉमन टच। अगर तुम राजाओं यानी बड़े बड़े लोगों के साथ चल सकते हो लेकिन सामान्य लोगों से भी रिश्ता नहीं तोड़ते हो, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, व्हाट ऑफ डिस्टेंस टू रन। यदि तुम
एक मिनट में, यानी कि अनफॉरगिविंग मिनट, ना भूलने वाले 1 मिनट को 60 सेकंड बना सकते हो। वॉक ऑफ डिस्टेंस मतलब कि 1 मिनट को 60 सेकंड बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि तुम्हारी एक मिनट कीमती है। एक मिनट क्या है? कीमती है। ये पृथ्वी तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, जो कुछ इसमें है, विच इज मोर वैल्यूएबल, ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। यू विल बी ए माई सन, तब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ रहो, कॉमन टच को ना भूलो, भीड़ में अपने गुणों को दिखा सको, ना भूलने वाले 1 मिनट का भी यूज कर सको, तब इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ गड़ा है ना, वो सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। अब तब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, ये कहा था उन्होंने। संघर्ष की ये कहानी है कि जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है, मिली है अगर जीने के लिए ये जिंदगी, तो कुछ अपनी भी बनानी है, कुछ दूसरों की भी संवारनी है। संघर्ष की ये कहानी है कि जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है। समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. अभी हमारी खुद की कविता है, मैम जी बात ठीक है, बहुत लिखी है, बहुत लिखी है कविताएं बेटा, बहुत। अब तो बंद कर दी लिखना, कम से कम होंगी 1500 से ऊपर कविताएं, अगर थोड़े तो मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब है। जब हम चटते हैं, यानी कि कहते तो बहुत कहते हैं, मैंने इसलिए आपसे आज समय लिया क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा समय होना चाहिए जिसमें, है ना, बच्चों को बताना चाहिए। अक्सर हम सैटरडे को थोड़ा समझाते थे बच्चों को, इत्तेफाक से आज सैटरडे को हमने समझा दिया। कोर्स अपना सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कभी आएगी, ठीक है। तो ये बात भी हमने समझाया, उम्मीद करते हैं कि आपने समझा भी होगा। अब समय बटा है 4 मिनट, चलिए 4 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको बहुत ध्यान से समझते, जितना कंप्लीट हो जाएगा उतना ठीक रहेगा। कहता मनुष्य में यौन संबंधी बीमारियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भाई हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी होती है। देखिए यौन संबंधी डिसीज को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना। चलिए देखते हैं, कह रहा ऐसे रोग जो यौन संबंधों के पश्चात उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब कोर्टशिप होगी, रिप्रोडक्शन होगा, यौन संबंधी रोग या बीमारी कहलाते हैं। यौन संबंधी बीमारियां निम्नलिखित प्रकार से होती है। देखिए सबसे पहली बीमारी है गोनेरिया, बहुत ही फेमस बीमारी है। कहता है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये तो तुम्हें सबको बताना पड़ेगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को STDs कहते हैं, देखो इसलिए शॉर्ट में लिखा दिया। ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है। यह रोग रिप्रोडक्शन के 2 से 10 दिन के बाद प्रभावित होता है। तो रोग के लक्षण कब होंगे? 2 से 10 दिन के भीतर होंगे। अब देखिए लक्षण कैसे हैं। कह रहा है ये रोग मेंस के यूरिनरी ट्रैक्ट को, यानी मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। समझ आया? मेल्स में ज्यादा होता है। मेल्स के यूरिनरी ट्रैक्ट और वेजाइना से येलो रंग का द्रव निकलने लगता है, विसर्जने लगता है, मतलब निकलने लगता है, स्रावित होने लगता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके कारण ये संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथि और यूरिनरी ट्रैक्ट तक फैल जाता है। गोनेरिया रैग को सुजात रोग भी कहते हैं। ये सुजात रोग से बहुत मतलब ज्यादा, गोनेरिया को सुजात रोग भी कहते हैं, जहाँ पर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होगी, दर्द का, यूरिन जब निकालते हैं तो उसमें दर्द होता है, इचिंग भी होती है ना, सुई जैसा चुभता भी है, लोगों को ऐसे कारण भी मतलब पता चलते हैं। फिर आता है बेटा देखो सिफिलिस बीमारी भी बहुत ज्यादा फेमस है। कहना ये रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज सब में तुम्हें बताना पड़ेगा। ये है
ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लक्षण देखिए, मेल्स में संक्रमण के 2 से 10 दिन के पश्चात वेजाइना पर छोटे व लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं, जो उनका सेक्स ऑर्गन होता है उसके आसपास। फीमेल के जनन अंग के पास पास लाल रंग के दाने तो दिखाई देते हैं, फीमेल से भी होता है। बाद में ये बैक्टीरिया हृदय, यकृत तथा अस्थियों और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट है तुम्हारी ट्राइकोमेनियसिस। अब देखो ट्राइकोमेनियसिस क्या कैसी बीमारी होती है, क्या रहा है, हर्पिस नहीं, ये ट्राइकोमेनियसिस है। यह भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है जो ट्राइकोमोनास वर्जिनेलिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक, लक्षण क्या है, इस रोग से मनुष्य के वेजाइना में खुजली उत्पन्न होती है, तो वेजाइना में बहुत ज्यादा खुजली होती है। फिर हर्पिस कह रहे ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ा तो बार बार बताएंगे, जो कि सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलती है। लक्षण देखिए, कह रहा मेल्स के यूरिनरी ट्रैक्ट में अत्यधिक दर्द उत्पन्न करती है और वेजाइना में सफेद रंग का श्रावण होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर आता है प्यूबिक लाइस, यह भी एक यौन संचरित रोग होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। यह पाइथिस प्यूबिस से फैलती है और लक्षण क्या है, इस रोग के कारण मेल्स में गंजापन हो जाता है, तो बाल्डनेस हो जाती है। गंजापन मतलब बेटा बाल्डनेस हो जाती है। और प्यूबिक बताया ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, हमने एक दिन बताया था। तो प्यूबिक रीजन में लाल रंग के, हाँ, लाल रंग के दाने व खुजली होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो एक ये क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपका एक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कौन कौन सी बीमारी, देखो एक तो तुम्हें याद रखनी है कि कौन सी, एक गोनेरिया पढ़ी आपने, फिर सिफिलिस पढ़ी, फिर ट्राइकोमेनियसिस पढ़ी, हर्पिस पढ़ी, प्यूबिक लाइस पढ़ी, बस 5 याद रखना, ठीक है। एक एक क्या पढ़ी तुमने सबसे पहले, गोनेरिया, फिर उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद ट्राइकोमेनियसिस, उसके बाद हर्पिस, उसके बाद प्यूबिक लाइस। हाँ, इतनी याद रखना, क्योंकि 5 डिसीजेज आपकी आएंगी 5 नंबर में। यस मैम। आपकी 5 नंबर में आएंगी, इस बात को याद रखना। यस मैम। चलिए, तो कल वाला भी सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, मैम कल वाला भी सेंड कर दीजिएगा, आपने सेंड नहीं किया था। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है, अभी हम सेंड कर रहे हैं। और ठीक है, मैं सेंड कर रही हूँ दोनों, कल वाला भी आज वाला भी। जी मैम, कल रात नहीं गया, कल रुक जाओ, है कल नहीं लेंगे, हम परसों लेंगे। यस मैम। परसों इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू टू टेक हैव अ दिस नाइस डे क्लास, मैम। नाइस डे।